हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग 2020 50-50 सीरीज़ के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली वो 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और हर साल एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। हर साल यूपीएससी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे आप कोई भी साल का, पिछले 40 सालों का कोई भी साल का आप पेपर उठा के देख लो, इनमें से इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया ही होगा ज़रूर। ओके, तो आज का टॉपिक है सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देती हूँ कि हो क्या रहा था। तो देखो 1813 तक क्या था कि ब्रिटिश ने एक नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी जो है वो फॉलो कर रखी थी। तो वो ये कहते थे कि हम लोग इंडिया के ये जो सोशल रिलीजियस कल्चरल लाइफ है उसमें बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेंगे, मतलब इसमें दखल अंदाजी हम नहीं करेंगे। बट 1813 के बाद से आप सोचो ऐसा क्या चेंज हुआ होगा जो इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेरेंस करना स्टार्ट किया होगा, या फिर इन्हें बहुत चिंता हुई कि भाई इंडिया को सुधारना है या फिर चीज़ें थोड़ी सी बेटर करनी है, डेवलप करना है इंडिया को। ऐसा क्या हुआ होगा? तो हुआ क्या था, 1813 के बाद कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए कि हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के ये मेजर्स उठाए गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में, सिंस यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे थे, बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्या हुआ था कि यूरोप में 18-19 सेंचुरी में रेवोल्यूशंस आ गए थे, चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से वही इम्पैक्ट पड़ा कि ब्रिटेन के पे 19 सेंचुरी में नए इंटरेस्ट और आइडियाज़ जागे। अब ये नए इंटरेस्ट और आइडियाज़ आ गए तो उससे क्या हुआ कि इनके खुद के बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ा होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। अब ये सारे रेवोल्यूशन के चलते ट्रेड भी चेंज हो जाएगा इनका, है ना, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। तो मार्केट कहाँ है? इंडस्ट्री क्या, आपने एक चीज़ मैन्युफैक्चर तो कर ली पर बेचोगे कहाँ पर? इंडिया को आप अभी नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि इंडियंस तैयार ही नहीं है उस चीज़ को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको इंडिया को मार्केट रेडी करना पड़ेगा कि मतलब कि ये परचेज़ कर पाएँ आपके प्रोडक्ट्स। इसी वजह से इंडियंस को भी थोड़ा सा चेंज करना और डेवलप करना इन्होंने स्टार्ट किया। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों किया था इन लोगों ने, कि चेंज क्यों लाने की कोशिश की थी। तो बहुत सारे चेंजेस आए थे। कुछ चेंजेस इनमें से ये थे, सबसे पहला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का राइज देखा गया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जिससे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आया और फिर इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट आ गए और वो इंडिया को एक बड़ा मार्केट बनाना चाहते थे अपने गुड्स का। इसी वजह से वो चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन आए, इंडिया थोड़ा सा मॉडर्न हो जाए ताकि उनके जो गुड्स हैं वो इंडियन मार्केट में बिकने लगे। फिर दूसरी चीज़ थी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया था। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि ये था बेसिकली कि नए आइडियाज़ आ रहे थे, तो नए एटीट्यूड उसमें से जन्म लेगा उन आइडियाज़ में से। तो माइंड में कुछ नया एटीट्यूड आएगा और मैनर्स में, मॉरल्स में नए एटीट्यूड्स आ गए थे। फिर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन उस टाइम पर चला था जिससे काफ़ी इंडिया ने भी काफ़ी उससे इन्फ्लुएंस था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत क्लियर मैसेज था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का, जिसमें डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के फोर्स को और इग्नाइट कर दिया था, इसकी फायर को। तो कुछ नए ट्रेंड्स भी आए थे और जो कि बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिनके द्वारा रिप्रेजेंटेड थे, जैसे कि कुछ थिंकर्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे बेकन है, देन लॉक है, वॉल्टेयर, रूसो, कांट, ठीक है, एडम स्मिथ है, बेंथम है। तो ये सारे कुछ नए ट्रेंड रिप्रेजेंट करते थे ये सारे लोग। अब कुछ न्यू थॉट्स इसमें से निकल के आए, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जब इतने सारे चेंजेस आप लेके आ रहे हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, इंटेलेक्चुअल आ रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा है, तो कुछ न्यू थॉट्स भी आएंगे इनके साथ, है ना, डाइवर्सिफाई हो जाएंगी ना चीज़ें। तो 3 तरीके के लोग आ गए थे, 3 तरीके से सोचने वाले लोग आप कह सकते हो। पहले थे रैशनलिज्म फॉलो करने वाले लोग। तो पहला थॉट था रैशनलिज्म का, जिसने रीज़न और साइंटिफिक एटीट्यूड और रीज़न को एडवोकेट किया था, ठीक है। अब दूसरा था ह्यूमनिज्म। तो नाम से थोड़ा सा पता लग रहा है, ह्यूमनिज्म वो था कि लव ऑफ द मैन को एडवोकेट करने वाले लोग ये बिलीव करते थे कि हर एक मैन जो है वो अपने आप में ही पूरा है, उसका अपने आप में उसको रिस्पेक्ट होना चाहिए और किसी भी दूसरे पर्सन का ये राइट नहीं है कि दूसरे किसी पर्सन को सिर्फ अपनी हैप्पीनेस का एक सोर्स मान के और उसको उसी तरीके से ट्रीट करके चले।
तो सबकी अपनी रिस्पेक्ट होती है, और इन्हीं सब थॉट्स ने एक लिबरलिज्म, सोशलिज्म, इंडिविजुअलिज्म को और राइज दिया था। तो ये ह्यूमनिज्म क्या किस बात पे चलता था? लव ऑफ द मैन। ठीक है, फिर है प्रोग्रेसिविज्म। तो यहाँ पर डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोग्रेस आता था, प्रोग्रेसिवनेस। इसमें क्या था कि ये लोग कहते थे कि कुछ भी स्टैटिक नहीं है और सारी सोसाइटीज़ को टाइम के हिसाब से चेंज तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी वजह से मैन की जो कैपेसिटी है उसमें बहुत, मतलब आदमी में बहुत क्षमता होती है कि वो अपनी नेचर को, सोसाइटी को उन्हीं टाइम के हिसाब से और रैशनल लाइंस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा चेंज करता रहे, अपने नेचर को, सोसाइटी को थोड़ा चेंज करता रहे, बिकॉज आपको टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो ये चलते थे नथिंग इज स्टैटिक एंड प्लस चेंज विद टाइम। ये 3 स्कूल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स थे नए थॉट के। अब स्कूल्स ऑफ थॉट हम पढ़ेंगे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए तो 3 तरीके के यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट बन गए। तो नए करेंट्स आए थे थॉट के, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी आए थे, और अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट फिर यहाँ से आगे बनाए गए। तो 3 मेजर स्कूल ऑफ थॉट थे। पहला था कंजर्वेटिज्म, देन था इम्पीरियलिस्ट, और तीसरा था रेडिकल्स। तो कंजर्वेटिव्स तो आपको थोड़ा सा नाम से ही पता लग रहा है, वो लोग जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव थे, जो जल्दी से चेंज नहीं होने वाले थे। दूसरे इम्पीरियलिस्ट कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो सोचते थे कि हम ही लोगों का राज चलेगा, जो भी है हम राज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 थे। और तीसरे थे रेडिकल्स वो थे जिनको लगता था कि हमें टाइम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, ह्यूमनिज्म पे, रैशनलिज्म पे, और हमें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे प्रोग्रेसिवनेस लानी पड़ेगी, चेंजेस लाने पड़ेंगे, डेवलप होना पड़ेगा। ये सब चीज़ों पर बेस्ड थे रेडिकल्स। तो यहाँ पर क्या है कि ये ब्रिटिश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये डिफ़ाइन किए गए हैं आगे। तो ब्रिटिश को चेंज चाहिए था, उनके लिए 3 तरीके के लोग थे। एक तो कंजर्वेटिव, जो ब्रिटिश के लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहते थे। इम्पीरियलिस्ट कौन थे? जो ये कहते थे कि ब्रिटिश पावर ही है जो है और उन्हीं का डोमिनियन चलेगा। ठीक है। तीसरे रेडिकल्स थे जो कि ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे और कॉलोनीज़ का फेवर करते थे। अब हम कंजर्वेटिव्स को थोड़ा सा समझते हैं। कंजर्वेटिव्स क्या थे? ये कुछ नए चेंजेस जो है वो आसानी से तो फॉलो करने वाले नहीं थे। ठीक है, तो ये लोग वो थे जो कि जितने कम से कम हो सकते हैं उतने ही कम से कम चेंजेस लाते थे, या फिर उतने ही कम से कम चेंजेस फॉलो करते थे। तो कंजर्वेटिव पर्सन कौन होगा? जो बिल्कुल बदलाव नहीं चाहेगा, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स थोड़े से कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव क्या होगा? मतलब कि आसानी से बदल नहीं सकते वो। आसानी से आप कोई भी थॉट लाओगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज़ पेरेंट्स से मनवाने के लिए, है ना। तो वो क्या है कि कंजर्वेटिव माइंडसेट हो गया। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो था वो कंजर्वेटिव्स के हिसाब से यूरोपियन से काफ़ी डिफरेंट था। हालांकि जब आप देखोगे ना कि कंजर्वेटिव्स कैसे सोच रहे थे तो काफ़ी हद तक आप अग्री कर जाओगे। तो देखो, इंडियन सिविलाइजेशन वो मानते थे यूरोपियन से काफ़ी डिफरेंट था, और ज़रूरी नहीं है कि यूरोपियन से इन्फीरियर ही था। तो वो ये कहते थे कि हम लोग कंजर्वेटिव ज़रूर हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर यूरोपियंस के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। क्यों होंगे हम चेंज इनके हिसाब से? हम डिफरेंट हैं और वो डिफरेंट है, तो हमें उनके हिसाब से चेंज क्यों होना है? हम इन्फीरियर थोड़ी ना है। डिफरेंट होने का मतलब वो भी तो इन्फीरियर हो सकते हैं इस हिसाब से, तो है ना। तो वो ये चीज़ पे मानते थे। तो ज़्यादातर थिंकर्स जो है वो इंडियन फिलॉसफी और कल्चर को रिस्पेक्ट करते थे, और ये कहते थे कि अगर आप कुछ वेस्टर्न आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस लाना भी चाहते हो तो भी आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको लाना पड़ेगा, ग्रेजुअली, और बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज़ इनकलकेट करनी पड़ेगी। तो सोशल स्टेबिलिटी जो है वो तो मस्ट है। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ की बात हुई है। कंजर्वेटिज्म क्या था? एक कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ को प्रिजर्व करती है, प्रमोट करती है। इनमें कौन आते हैं कंजर्वेटिव्स में? वॉरेन हेस्टिंग्स है, मुनरो, मेटकैफ है, ये सारे थिंकर्स आ जाते हैं। एल्फिनस्टोन वगैरह भी इसी में ही आते थे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स जो हैं वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंशियल ही रहे थे, और फिर इंडिया जो था वो एक कंजर्वेटिव परसुएशन में ही था ज़्यादातर। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की यूनिकनेस को और सोशल स्टेबिलिटी को काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ही कम चेंजेस लाते थे। इम्पीरियलिस्ट आए फिर उसके बाद, ये थे पैटर्नलिस्टिक इम्पीरियलिस्ट।
अब पैटर्नलिस्टिक इम्पीरियलिस्ट क्या थे कि ये 1800 के बाद स्पेशली इन्फ्लुएंशियल हो गए थे, और ये जो है इंडियन सोसाइटी कल्चर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, और ये बिल्कुल जस्टिफाई करते थे कि हाँ, इंडियंस को तो ना बिल्कुल इकोनॉमिकली पॉलिटिकल स्लेव ही रहना चाहिए हमारा। तो ये कहते थे कि एक तो तुम वैसे भी गरीब हो और पॉलिटिकली भी मतलब हम ही राज करेंगे तुम पे, तुम स्लेव बनने के लायक हो। तो ये लोग इस तरीके से बात करते थे। तो इनके हिसाब से ब्रिटिश रूल का जो इंटरेस्ट है वो प्राइमरी है, बाकी सारी चीज़ें तो भाड़ में जाए। और इन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई किया था कि हम ही राज करेंगे। और पैटर्नलिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप दूसरे लोगों के बिहाफ पे दूसरे लोगों के लिए डिसीजन लोगे और उनको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने दोगे अपनी लाइफ की, उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेके रख ली है। तो पैटर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि दूसरे की लिबर्टी ऑटोनॉमी को आप लिमिट कर देते हो, कि दूसरे को आप अपने मुताबिक काम ही नहीं करने देना चाहते, आप के हिसाब से दूसरा बंदा अपनी ज़िंदगी चलाएगा। तो ये एक सुपीरियॉरिटी का जो एटीट्यूड है वो एक्सप्रेस करता है। इम्पीरियलिज्म क्या एक्सप्रेस करता है कि एक आप पावर और डोमिनियन जो है दूसरे बंदे पे लगा रहे हो अपनी, वो कहते हैं इम्पीरियलिज्म। कि आपने चाहे तो उसकी टेरिटरी एक्वायर कर ली है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश जो है इंडिया पे आके हमारी टेरिटरी एक्वायर करके बैठ गए लोग। तो ये क्या हो गया कि आपने ये इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी हो गई। और या फिर आपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल ले लिया दूसरे एरियाज़ का, इन्होंने तो सब सारी चीज़ें ले ली थी। तो इम्पीरियलिज्म जो है वो क्या था कि एक तो आप हार्ड पावर एम्प्लॉय करते हो, जिसमें हार्ड पावर का मतलब होता है इकोनॉमिक मिलिट्री पावर, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से आपने एक एरिया हथिया लिया। और इसमें सॉफ्ट पावर भी आती है, मतलब कि कल्चरल और डिप्लोमेटिक पावर से आपने एक जगह पर कब्जा करके बैठे हुए हो। आप कहते हो कि नहीं नहीं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके आगे डेवलपमेंट करेंगे, आपका कल्चर बहुत बढ़िया है, ये है वो है। तो इसमें क्या है, दोनों का मिक्सचर होता है इम्पीरियलिज्म, दोनों में से हो सकता है। अब कॉलोनियलिज्म एम्पायर का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से इम्पीरियलिज्म जो है वो काफ़ी अलग कंसेप्ट है, और ये कहता है कि एक्सपेंशन, ठीक है, और बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। अब रेडिकल्स क्या है, रेडिकल्स वो थे जो क्रिटिसिज्म और इम्पीरियलिस्ट आउटलुक जो था कंजर्वेटिव्स का उसके बियॉन्ड जाते थे। ये कहते थे कि हमें कंप्लीट पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये प्रो इंडियन भी थे, जैसे बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय इनको रेडिकल्स को सपोर्ट करते थे, और भी काफ़ी सारे लाइक माइंडेड रिफॉर्मर्स थे जो इनको सपोर्ट करते थे। तो रेडिकल्स का मानना यही था कि इनको ह्यूमनिस्टिक और रैशनल थॉट ऑफ इंडियन सिचुएशन पे ये चलते थे, और ये कहते थे कि इंडिया की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है कि वो इम्प्रूव कर सकती है, और हम इंडिया को हेल्प करेंगे इम्प्रूव करने में। और ये इंडिया को जो पूरा वर्ल्ड जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया को भी उसका पार्ट बनाना चाहते थे कि साइंस ह्यूमनिज्म की मदद से इंडिया भी और ज़्यादा बढ़े, मॉडर्न वेस्टर्न साइंस इंट्रोड्यूस हो, फिलॉसफी लिटरेचर वगैरह इंडियंस को भी पढ़ाई जाए, बताई जाए। तो ये सब मानते थे। पर ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं, ठीक है, बाकी सारी बातें बहुत बढ़िया हैं, तुम्हारी बहुत अच्छा किया, बट एक प्रॉब्लम तो हमेशा थी ही। देखो, चाहे आप किसी भी थॉट के हो जाओ, इन दी एंड आपका थॉट, सारे ही जितने भी ये थॉट्स हैं ना, रेडिकल हो चाहे पैटर्नलिस्टिक इम्पीरियलिस्ट हो कंजर्वेटिव हो, कोई मर्जी हो जाए, सब ना एक ही सोच के थे कि भैया हमें तो इन दी एंड अपना राज करना है यहाँ पर इंडियंस पे। तो रेडिकल्स हो चाहे कोई मर्जी हो, रेडिकल भी इन दी एंड यही कहते थे कि भाई जो भी आपको डेवलपमेंट लानी भी हो ना, वो भी बहुत ही सोच समझ के और आराम आराम से लेके आएंगे, और आराम आराम से इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। तो एक ये लोग भी धीरे धीरे करके उन्हीं लाइंस पे चलने लगे थे कि भैया हमारा ब्रिटिश रूल की सेफ्टी प्राइम है, बाकी सारे अपनी ऐसी तैसी में जाएं, ब्रिटिश रूल तो पहले चलना चाहिए, हमारी सेफ्टी सबसे पहले है, हमारा राज चलना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अब नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ हेजिटेंट मॉडर्नाइजेशन। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो हमेशा से ये डायलेमा में था कि इंडिया का मॉडर्नाइजेशन करें ना करें, कैसे करें। तो ब्रिटिश जो है मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट तो कर रहा था, बट इससे क्या होता, इससे होता अगर आपने मान लो मॉडर्नाइजेशन आप इंडिया में ले आए, तो इससे इंडियंस जो है वो एम्पावर भी हो जाएंगे, एनलाइटन भी हो जाएंगे, और अगर इंडियंस एनलाइटन हो गए, एम्पावर हो गए, तो ये तो हमें निकाल बाहर फेंकेंगे। तो ये डायलेमा चल रहा था कि इनको पढ़ाया लिखाया जाए, इनको थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, कहीं स्मार्ट होकर हमारी ऐसी तैसी कर दी तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे हम, है ना। तो अल्टीमेटली तो ब्रिटिश को ही सफ़र करना पड़ जाएगा ना। तो ये इनका पॉलिसी था हेजिटेंट मॉडर्नाइजेशन का। तो इसी वजह से इन्होंने कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन को चूज़ किया था। तो ब्रिटिश ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को सपोर्ट किया और रेडिकल्स को सपोर्ट किया कि ये इंडियंस का कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन करें। इन्होंने इस इम्पीरियलिस्ट को भी सपोर्ट किया था, और
इम्पीरियलिस्ट को क्यों सपोर्ट किया गया था, ताकि इंडियंस का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो पाए, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है वो ग्रेजुअली 1858 एडी में डिसअपियर होने लगी और ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस ये सब एडवोकेट करने लगे थे, और उन्होंने कास्टिज़म, कम्युनिज्म को भी बहुत एनकरेज किया था, जो कि विद टाइम हम पढ़ते ही हैं, और स्टैटिक में भी आपने पढ़ा होगा पार्ट में, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो फिर क्या हुआ था कि ये लोग चाहते थे कि पार्शियल मॉडर्नाइजेशन आए इंडियंस का, मतलब कि आप पूरा भी मॉडर्नाइज मत करो इंडियंस को कि कभी हम पर ही भारी पड़ जाएं लोग, तो हम पूरा भी मॉडर्नाइज नहीं करेंगे और पूरा ऐसे भी नहीं छोड़ देंगे इन लोगों को, है ना। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइज करेंगे, तो पार्शियल मॉडर्नाइजेशन करेंगे इंडियंस का, ताकि ये लोग सिर्फ कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट कर जाएं। तो सिर्फ अपने सपोर्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने ये चूज़ किया था कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे इनको थोड़ा थोड़ा करके मॉडर्नाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही सेम चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की हुई है। सो दिस आर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो पहले ही पेज पे आपको ये दूसरा जो टॉपिक है 2020 एंड 50-50 सीरीज़ ये मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर लेक्चर इसी सीरीज़ का पार्ट है। तो जो भी डिटेल्स चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भी नीचे यहाँ पर नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर ना कोर्स कंटेंट दिया हुआ है, मतलब कि ये टॉपिक्स कौन से हैं, तो जो लोग परचेज़ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर लो। ये सारे टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स हैं 70 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आते ही आते हैं, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ ये टॉपिक्स छोड़ के मत जाना, चाहे आप कोर्स परचेज़ करो या ना करो, बट ये टॉपिक्स नोट डाउन कर लेना। आप अगर नहीं कर रहे हो परचेज़ तो खुद से ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं, चाहे तो आप देख भी सकते हो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेट बात है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।